इंड AS 40 इन 3 मिनट्स पार्ट 3। कॉमन प्रोविजंस ऑफ इंड AS 16 एंड 40। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंड AS 16 पीपी और इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों के लिए कॉमन है। इनिशियल रिकॉग्निशन आप हमेशा कॉस्ट पे करोगे। कॉस्ट में क्या आएगा? परचेज कॉस्ट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और बोरोइंग कॉस्ट आ सकता है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग है। हाँ, यहां पर डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेम, जिस तरीके से आप पीपी के ऊपर लगाते हो वैसा का वैसा रूल रहेगा, कुछ और चेंजेस नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा। कॉस्ट इन केस ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा है इन एक्सचेंज ऑफ एनी अदर एसेट मतलब काइंड में, या फिर पेमेंट मेड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, तो जो सारे के सारे रूल्स हमने इंड AS 16 में पढ़ रखे हैं सेम टू सेम फॉलो होंगे इंड AS 40 में भी। सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर आप कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट कर रहे हो, अगर डे टू डे टाइप की सब्सिक्वेंट कॉस्ट कर रहे हो, डे टू डे खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे हैं, तो वो P&L में जाएंगे। अगर आपने सब्सिक्वेंट कॉस्ट किया है और कोई रिप्लेसमेंट किया है, किसी सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस किया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस किया है, तो उसको आप डेफिनेटली कैपिटलाइज करोगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे क्या करेंगे? आप हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट मॉडल फॉलो करोगे, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना अलाउड नहीं है। पर हां, आपको फेयर वैल्यू निकालकर उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से मेजरमेंट नहीं करना, सिर्फ डिस्क्लोजर करना है। और ये जो फेयर वैल्यू आप निकालोगे, ये मेक श्योर करना है कि फेयर वैल्यू शुड रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट रेंट। ये रिबटेबल असम्पशन, ये माना जाएगा हमेशा कि फेयर वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हमेशा आइडेंटिफाइबल होगी। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आपको ये डिस्क्लोज करके बताना है। अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और उसकी फेयर वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले आ जाए तब आप फेयर वैल्यू दिखाना शुरू कर देना। डिस्क्लोज फेयर वैल्यू व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, या फिर डिस्क्लोज फेयर वैल्यू व्हेन इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दोनों में से जो भी पहले आ जाए आप वहां से आप फेयर वैल्यू दिखाना शुरू कर देना। ट्रांसफर टू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मान लीजिए पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, अब आपने उसको पीपी बना दिया या इन्वेंट्री बना दिया। पहले इन्वेंट्री था या पीपी था, अब आपने उसको आईपी बना दिया, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे और आप सेम कैरिंग अमाउंट पे प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करोगे। जो भी है, आईपी को पीपी या आईपी को इन्वेंट्री या इन्वेंट्री और पीपी को आईपी में जब कन्वर्ट करोगे तो सेम कैरिंग अमाउंट पे कन्वर्ट करोगे। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। डी रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर, डी रिकॉग्निशन के वक्त जो भी गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा। डिस्क्लोजर इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अदर इंड AS के कंपैरिजन में। आपको फेयर वैल्यू डिस्क्लोज मैंडेटरी करना है। आपको P&L में आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो भी रेंटल इनकम बुक किया है, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बुक किए हैं और डेप्रिसिएशन बुक किया है, वो आपको डिस्क्लोज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने कोई मेंबरशिप फीस पे किया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जो कि वन टाइम फीस है और वो मैंडेटरी था, आपको प्रॉपर्टी परचेज करना पड़ेगा, पर करना है तो आपको मेंबरशिप फीस पे करना पड़ेगा, तो आप उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मानते हुए ऐड करोगे टू द कॉस्ट ऑफ द असेट। अगर आपने लैंड को लीज पर दिया है, इवन दो वो 30 से 40 इयर्स का लीज है, 30 से 40 इयर्स का लीज है, तो भी आप उसको ऑपरेटिंग लीज मानोगे और आपका वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जा सकता है, बिकॉज लैंड की एक अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। ये था इंड AS 40। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।